हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है कोर डेटा। अब देखो, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोर डेटा। तो देखो, आज हम इसकी जो कोर डेटा है इसकी जो जनरल लक्षण है वो हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से देखना एक बार। देखो, जो कोर डेटा है, कोर डेटा, ये कोर डेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है कोर और दूसरा है डेटा। या हम यूँ बोल सकते हैं, एक शब्द तो है कोड है और दूसरा क्या है, एटा है। दो शब्द हैं, कोड और दूसरा है एटा। देखो, कोड का मतलब होता है प्यारे बच्चों रस्सी नुमा संरचना। क्या? रस्सी नुमा संरचना, ठीक है। और एठा का मतलब होता है रखना। एठा का मतलब क्या होता है? रखना। मतलब ये हुआ कि जो कोऑर्डिनेट है उन कोऑर्डिनेट में क्या है, एक रस्सी नुमा संरचना है और इस रस्सी नुमा संरचना को हम बोलते हैं नोटो कोड। क्या बोलते हैं? नोटो कोड। क्या बोलते हैं? नोटो कोड, ठीक है। अब देखो, जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन कोऑर्डिनेट्स में क्या है, एक रस्सी नुमा संरचना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नोटो कोड। अब देखो, जिन जीवों के अंदर क्या है, नोटो कोड उपस्थित, जिन जीवों के अंदर क्या है, नोटो कोड उपस्थित है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। और जिन जीवों के अंदर ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? नॉन कोऑर्डिनेट्स। चलिए यहाँ तक, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ पर देखा कि जिन जीवों के अंदर क्या होगी, ये नोटो कोड उपस्थित होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी। क्या बोलेंगे? कशेरुकी। और जिनके अंदर ये नोटो कोड क्या होगी, एब्सेंट होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोऑर्डिनेट। और हिंदी में बोलते हैं अकशेरुकी। क्या बोलते हैं? अकशेरुकी। क्या बोलते हैं? अकशेरुकी, ठीक है। तो हमारे को मोटा मोटा पता ये चला कि सर, जिन जीवों के अंदर क्या होगी, नोटो कोड होगी, उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट या कशेरुकी बोलेंगे। और जिन जीवों के अंदर क्या होगी, जो ये नोटो कोड अनुपस्थित होगी, उनको हम बोलेंगे नॉन कोऑर्डिनेट या अकशेरुकी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, इस पृथ्वी पर जो 90 से कितना, 90 से 95% है, कितना, 90 से 95% है, वो तो क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्या है? नॉन कोऑर्डिनेट्स। कौन है? नॉन कोऑर्डिनेट्स। और जो बच गया, जो बच गया कितना, 5 से 10%, कितना, 5 से 10%, वो है कोऑर्डिनेट्स। क्या है? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वो क्या है? कोऑर्डिनेट्स। तो मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो मोस्टली जो जीव हैं वो कौन से हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स क्या है, इनकी तुलना में कम है। वो कम तो क्या, बहुत ही कम हो गए। कितने परसेंट? 5 से 10%, ठीक है। अब देखो, जो ये नोटो कोड होती है, नोटो कोड, ये नोटो कोड का काम क्या होता है, ये नोटो कोड काम करती है कि जो कोऑर्डिनेट प्राणी है इनको सहारा प्रदान करती। क्या करती है? सहारा प्रदान करती है, ठीक है। देखो समझना कि देखो, कुछ कोऑर्डिनेट्स प्राणी हैं जिनकी जो ये नोटो कोड होती है, जब ये वयस्क होते हैं तो नोटो कोड चेंज हो जाती है कशेरुक दंड में। किस में चेंज हो जाती है? कशेरुक दंड में। नोटो कोड किस में चेंज हो जाएगी? कशेरुक दंड में चेंज हो जाएगी, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं। तो देखो, ये हमारे पीछे की तरफ क्या है, ये कशेरुक दंडी, या जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। वो किससे बनी? इसी नोटो कोड से। और ये नोटो कोड किसका काम कर रही है? सारा प्रदान करने का ही। अरे, रीढ़ की हड्डी हमारे को क्या करती है, सारा ही तो देती है। अगर ये नहीं हो तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो सारा कौन दे रहा है? ये नोटो कोड, या हम ये बोल सकते हैं वर्टिब्ररी कॉलम। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स के कुछ प्राथमिक लक्षण है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स के प्राथमिक लक्षण। क्या? कोऑर्डिनेट्स के प्राथमिक लक्षण। अब देखो, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स के 3 प्राथमिक लक्षण है। कितने? 3 प्राथमिक लक्षण है। यदि इन तीनों लक्षणों में से कोई एक लक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, इनमें से कोई एक लक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में यदि किसी जीव में उपस्थित होगा
तो वो जीव कैसा होगा, कोडेट होगा। और यदि इन तीनों में से कोई भी एक लक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में अगर उपस्थित नहीं होता तो वो कौन होगा, नॉन कोडेट। ठीक है, जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे लार्वा अवस्था हो, चाहे भ्रूण अवस्था हो, चाहे वयस्क अवस्था हो, इस अवस्था में यदि इन तीनों में से कोई एक लक्षण मिल जाता है तो वो कोडेट होगा, और अगर एक भी नहीं मिलता है तीनों में से तो होगा नॉन कोडेट। अब देखो तीन लक्षण कौन कौन से देखना। पहला तो है नोटोकोड की उपस्थिति। किसकी, पहला है नोटोकोड की उपस्थिति। क्या है, नोटोकोड की उपस्थिति। ठीक है, दूसरा है नरव कोड की उपस्थिति। दूसरा क्या है, नरव कोड की उपस्थिति। ठीक है, और तीसरा और लास्ट क्या है, गरसनी कलोम छिद्रों की उपस्थिति। देखो तीन प्राथमिक लक्षण है कोडेट्स के। पहला होता है नोटोकोड की उपस्थिति, दूसरा होता है नरव कोड की उपस्थिति, और तीसरा और लास्ट होता है गर्सनी कलोम छिद्रों की उपस्थिति। पहला कौन सा है, नोटोकोड की उपस्थिति। अब देखो जो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटोकोड की। किसकी बात कर लेते हैं, नोटोकोड की। और देखो जो नोटोकोड है, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी उत्पत्ति की बात करें कि जो नोटोकोड है इसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो देखो हमारा जब शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले तीन जनन स्तर बनते हैं। कितने जनन स्तर बनते हैं, तीन जनन स्तर बनते हैं। एक तो बनता है एक्टोड्रम, एक बनता है मीजोड्रम, और एक बनता है कौन सा, एंडोड्रम। इन्हीं तीनों जनन स्तरों से हमारे पूरे शरीर का, मतलब जितने भी अंग है उन सभी का क्या होगा, इन्हीं तीन जनन स्तरों से क्या होगा, निर्माण होगा। कौन से एक्टोड्रम से, मीजोड्रम से और एंडोड्रम से। कुछ शरीर के ऐसे भाग या ऐसे अंग हैं जिनका निर्माण एक्टोड्रम कर रहा है, कुछ का मीजोड्रम कर रहा है, और किसका क्या कर रहा है, एंडोड्रम। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, नोटोकोड की। तो नोटोकोड की अगर उत्पत्ति की बात करें तो जो नोटोकोड की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, मीजोड्रम से। किससे हुई है, मीजोड्रम से। मीजोड्रम, ठीक है, मीजोड्रम से। अब देखो अगर इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति बोले तो पोजीशन की बात करें कि जो ये नोटोकोड है ये हमारे शरीर में कहाँ पर उपस्थित होते हैं। अगर इसकी स्थिति की बात करें, ठीक है, तो इसकी स्थिति की बात करें तो देखो जो भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था में ये नोटोकोड, जो भ्रूणीय अवस्था है इसमें ये नोटोकोड जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके तो ये क्या होती है, नीचे होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तो नीचे होती है। और जो हमारी आहार नाल है, इसके क्या होती है, ये ऊपर होती है। तो देखो हमने यहाँ पर देखा स्थिति की बात की, तो स्थिति की हमने देखा कि जो हमारी नोटोकोड होती है वो भ्रूणीय अवस्था में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CNS, क्या बोलते हैं, CNS, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, इसके तो ये क्या होता है, नीचे होता है। और जो हमारी आहार नाल होती है इसके क्या होता है, ये ऊपर। कौन, नोटोकोड। अब देखो जो नोटोकोड है, ये नोटोकोड, ये जो प्रोटोकोडेट्स होते हैं, प्रोटोकोडेट्स, इन प्रोटोकोडेट्स में तो ये नोटोकोड क्या होगी, जीवन भर क्या होगी, जीवन भर उपस्थित होगी, ठीक है। जो प्रोटोकोडेट्स हैं इनमें तो ये क्या होगी, जीवन भर उपस्थित होगी। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं, इन वर्टिब्रेट्स में कि जो वयस्क अवस्था होती है, उस वयस्क अवस्था में ये वर्टिब्रिकोलम में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कशेरुकदंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये याद रखना कि जो नोटोकोड है ये प्रोटोकोडेट्स में तो क्या होगी, जीवन भर होगी। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें ये क्या हो जाएगी, वर्टिब्री कॉलम में चेंज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कशेरुकदंड या बैकबोन। ठीक है, उसमें ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो जो नोटोकोड होती है, नोटोकोड,
ये नोटोकॉर्ड हमारे शरीर के कौन से भाग में होती है, पृष्ठ भाग में या अधर भाग में? ये भी तो पता होना चाहिए कि जो नोटोकॉर्ड है ये हमारे शरीर के कौन से भाग में है, ये होती है हमारे पृष्ठ भाग में। देखो जो ये सामने वाला भाग है ये हमारा है वेंट्रल भाग। कौन सा है? वेंट्रल भाग, सॉरी वेंट्रल नहीं, कौन सा है? अदर भाग। कौन सा है? अदर भाग, या जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डोर्सल पार्ट। और जो हमारे पीछे वाला जो है ये हमारा पृष्ठ भाग। कौन सा है? पृष्ठ भाग, और इसको बोल सकते हैं वेंट्रल। ठीक है, तो जो कशेरुकदंड या जो रीढ़ की हड्डी होती है सामने होती है पीछे? सर पीछे होती है, तो पीछे कौन सा भाग है? पृष्ठ भाग। तो देखो जो ये नोटोकॉर्ड है ये हमारे पृष्ठ भाग में, कौन से भाग में? पृष्ठ भाग में अगले सिरे से पीछे तक क्या होती है? फैली हुई होती है, फैली हुई होती है। देखो हमने नोटोकॉर्ड के बारे में जाना, तो देखो नोटोकॉर्ड के बारे में हमने देखा कि जो इसकी उत्पत्ति या जो होरिजन है वो कौन से जनन स्थल से हो रहा है? वो हो रहा है मेसोडर्म से हो रहा है। ठीक है, फिर हमने इसकी स्थिति की बात की, तो देखो बुरुणी अवस्था होती है, बुरुणी अवस्था। उस बुरुणी अवस्था में क्या होगा कि जो नोटोकॉर्ड होगा वो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, उसके जो नीचे होगा, और जो आहार नाल है उसके क्या होगा? ऊपर होगा। ठीक है, और देखो जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स, इन प्रोटोकॉर्डेट्स के में तो क्या होगा? ये जीवन भर उपस्थित होगा, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स है उनमें ये क्या हो जाएगा? नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। और ये किसका काम करता है? ये क्या करता है? कॉर्डेट्स को सहारा प्रदान करता है। इसके साथ में हमने देखा कि जो नोटोकॉर्ड होती है ये हमारे शरीर के कौन से भाग में होती है? पृष्ठ भाग में होती है, जो अगले सिरे से पिछले सिरे तक क्या होती है? फैली हुई होती है। ठीक है, अब देखो दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? नर्व कॉर्ड की उपस्थिति। दूसरा कौन सा है? नर्व कॉर्ड की उपस्थिति। ठीक है, अब देखो सेकंड जो इसका प्राथमिक लक्षण है वो क्या है? नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, यही तो है उपस्थिति। ठीक है, अब समझो, देखो जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड की सबसे पहले हम बात करें किसकी? उत्पत्ति की बात करें। किसकी बात करें? उत्पत्ति की बात करें। तो देखो जो नोटोकॉर्ड था उसकी उत्पत्ति किससे हो रही थी? नोटोकॉर्ड की मेसोड्रम से हो रही थी। और इस नर्व कॉर्ड की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? एक्टोड्रम से। किससे होती है? एक्टोड्रम से। किससे हो रही है? एक्टोड्रम से। याद रह जाएगा, नर्व कॉर्ड की उत्पत्ति किससे हो रही है? एक्टोड्रम से। अगर इसकी स्थिति की बात करें, किसकी बात करें? इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति की बात करें, तो देखो जो नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, इस नोटोकॉर्ड के क्या होता है? नीचे उपस्थित होता है। नोटोकॉर्ड के क्या होगा? ये नीचे क्या होगा? उपस्थित होगा। कहां पर उपस्थित होगा? नोटोकॉर्ड के नीचे क्या होता है? ये उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो क्लियर यहां तक। अब आगे देखो कि जो नोटोकॉर्ड होता, सॉरी जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, इसकी बात कर रहे हैं नर्व कॉर्ड की। जो नर्व कॉर्ड है इसमें क्या उपस्थित होते हैं? छोटे छोटी गुच्छिकाएं उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? गुच्छिकाएं। ठीक है, क्या होती है? गुच्छिकाएं उपस्थित होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। गैंग्लिया। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, देखो हमने बात की उत्पत्ति की बात की, तो उत्पत्ति किससे हो रही है? एक्टोड्रम से। स्थिति क्या है? जो नोटोकॉर्ड है ये नोटोकॉर्ड के कहां पर है? नोटोकॉर्ड के ऊपर, ऊपर उपस्थित है। और इसकी नर्व कॉर्ड की, जो नर्व कॉर्ड है उस नर्व कॉर्ड में जो गुच्छिकाएं हैं, गुच्छिकाएं या जो गैंग्लिया है वो क्या होगी? अनुपस्थित। हम बात करें कॉर्डेट्स की, कॉर्डेट्स में क्या होगी? जो इसका नर्व कॉर्ड है उसमें जो गुच्छिकाएं या जो गैंग्लिया है वो क्या होगी? अनुपस्थित। अब देखो, और जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, जो नॉन कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, उन नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी क्या होगी? नर्व कॉर्ड उपस्थित होगी। नर्व कॉर्ड क्या होगी? उपस्थित होगी। नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी क्या होगी? नर्व कॉर्ड उपस्थित। अब देखो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आपने 3 प्राथमिक लक्षण बताए, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, और एक क्या बताया? घर्षणी कलोम छिद्र की उपस्थिति। यदि इन तीनों में से कोई भी क्या हो, जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित हो, तो वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। तो अभी मैंने ये भी बताया कि ये जो नर्व कॉर्ड है
ये किन में होगा, ये कशेरुकियों में भी होगा और अकशेरुकियों में होगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स में भी होगा और नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी होगा। तो फिर अंतर कैसे करें कि ये कोऑर्डिनेट है या नॉन कोऑर्डिनेट? तो देखो, जो नॉन कोऑर्डिनेट्स का जो नर्व कोड है उसमें जो गेंगलिया होता है, गेंगलिया वो उपस्थित होता है। गेंगलिया, गेंगलिया या जो गुच्छिका होती है वो क्या होती है, उपस्थित। और जो कोऑर्डिनेट्स का जो नर्व कोड है उसमें जो गुच्छिका या जो गेंगलिया होती है वो अनुपस्थित। आपने क्या किया, दो आपके पास क्या है, कोई जीव है, और अब आपको क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है कौन सा नॉन कोऑर्डिनेट, आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, आप उनका क्या करोगे, डाइसेक्शन काटोगे और काट के आप क्या सेपरेट करोगे, उनका नर्व कोड को क्या करोगे, निकालोगे। नर्व कोड को निकाल कर आप क्या करोगे, उसको माइक्रोस्कोप में क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। अरे ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर देखोगे कि एक नर्व कोड है उसमें तो क्या है, गेंगलिया या गुच्छिका उपस्थित है, और दूसरा क्या है, जो नर्व कोड है उसमें गेंगलिया या गुच्छिका क्या है, अनुपस्थित है। तो आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट्स का जो नर्व कोड होता है उसमें जो गेंगलिया या गुच्छिका क्या होती है, अनुपस्थित, ठीक है। और जो नॉन कोऑर्डिनेट्स का जो गुच्छिकाएं या जो गेंगलिया है, सॉरी, जो नर्व कोड है उसमें क्या होगी, गुच्छिकाएं या नर्व कोड क्या होगी, उपस्थित होगी। तो जिसके नर्व कोड में क्या है, गेंगलिया उपस्थित है, वो तो क्या हो गया, नॉन कोऑर्डिनेट। और जिसके नर्व कोड में गेंगलिया उपस्थित है वो तो नॉन कोऑर्डिनेट, और जिसमें अनुपस्थित है वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। क्लियर यहां तक? अब देखो, ठीक है, अब देखो तीसरा और लास्ट कौन सा है, गर्सनी कलोम छिद्र। कौन सा, गर्सनी, गर्सनी कलोम छिद्र, यही तो है, गर्सनी कलोम छिद्र की उपस्थिति। अब समझना कि देखो तीसरा प्राथमिक लक्षण है गर्सनी कलोम छिद्रों की उपस्थिति। यदि किसी जीव में क्या है, गर्सनी कलोम छिद्र उपस्थित है तो वो कैसा हो गया, कोऑर्डिनेट, और अगर अनुपस्थित है तो क्या हो गया, नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्या हो गया, नॉन कोऑर्डिनेट्स। अब देखो जो गर्सनी कलोम छिद्र है, हम बात कर रहे हैं गर्सनी कलोम छिद्रों की, तो देखो जो गर्सनी कलोम छिद्र है, गर्सनी कलोम छिद्र, ये जो उच्च कोऑर्डिनेट होते हैं, उच्च कशेरुकी, उच्च कशेरुकी होते हैं, उच्च कशेरुकी, उनकी केवल भ्रूणीय अवस्था में होंगे। कौन सी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में होंगे। कौन सी अवस्था में होंगे, भ्रूणीय अवस्था में। देखो समझो, जो गर्सनी कलोम छिद्र, देखो समझो क्या है, गर्सनी वाला भाग कौन सा है, ये वाला है, और इस भाग में क्या होंगी, छोटे छोटे क्या होंगे, छिद्र होंगे, जिनके अंदर क्या होंगे, गिल्स या कलोम होंगे, और उन छिद्रों को हम क्या बोल रहे हैं, गर्सनी कलोम छिद्र बोल रहे हैं। अब देखो जो उच्च कशेरुकी है, जो उच्च कशेरुकी है उनमें जो ये गर्सनी कलोम छिद्र होंगे केवल भ्रूणीय अवस्था में होंगे, वयस्क अवस्था में क्या हो जाएंगे, ये विलुप्त हो जाएंगे। क्यों विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि वयस्क अवस्था में उनमें क्या बन जाएंगे, फेफड़े बन जाएंगे, श्वसन अंग के रूप में क्या बन जाएंगे, फेफड़े बन जाएंगे, और इन जो गिल्स है इनका कोई काम नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जिसका कोई काम नहीं होता वो विलुप्त हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, जो काम में नहीं आएगा तो वो विलुप्त होगा। तो देखो फेफड़े का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, विलुप्त। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में तो होते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में क्या हो जाते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो उच्च कशेरुकी है, कौन से, जो उच्च कशेरुकी है, इनकी भ्रूणीय अवस्था में ही क्या होता है, ये उपस्थित, भ्रूणीय अवस्था में ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और वयस्क अवस्था में, कौन सी अवस्था में, वयस्क अवस्था में ये क्या होते हैं, अनुपस्थित। वयस्क अवस्था में क्या होते हैं, अनुपस्थित। वयस्क अवस्था में क्या होते हैं, अनुपस्थित। अब देखो जो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन से, देखना समझना, जो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, देखो आगे जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रोटोकोऑर्डिनेट्स क्या है। तो यहाँ पे इतना याद रखो, जो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स हैं उन प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में जो ये गर्सनी कलोम छिद्र है ये क्या होंगे, जीवन भर उपस्थित होंगे। क्या होंगे, जीवन भर क्या होंगे, उपस्थित। जो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स हैं इनमें तो क्या होंगे, ये जीवन भर उपस्थित होंगे। और जो उच्च कशेरुकी है, उच्च कशेरुकी, अब उच्च कशेरुकी में कौन आती है, पीसीज आती है, पीसीज, उन पीसीज में भी ये क्या होगा, जीवन भर होगा। तो समझो जो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स और जो उच्च कशेरुकी में जो पीसीज आती है इनमें क्या होगा, जीवन भर क्या उपस्थित होंगे, कलोम छिद्र। क्योंकि आपको पता है
कि जो मछली होती है, मछली तो हमेशा जो श्वसन की क्रिया होगी वो गिल्स के द्वारा होगी, चाहे वो भ्रूणीय अवस्था हो चाहे वयस्क अवस्था हो, तो उसमें तो हमेशा क्या होगा, जीवन भर क्या होगा, कलोम होगा। इसके अलावा जो प्रोटोकॉर्डेट्स बच गए, इन प्रोटोकॉर्डेट्स में भी क्या होता है, जीवन भर ही क्या उपस्थित होते हैं, घर्षणी कलोम छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनमें क्या उपस्थित होता है, गिल्स या कलोम। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, ये हमने यहाँ पर देखा कि जो कोडेट्स हैं, इन कोडेट्स के 3 प्राथमिक लक्षण, कितने लक्षण, 3 प्राथमिक लक्षण। पहला नोटोकोड की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। दूसरा है, क्या था दूसरा, नर्व कोड की उपस्थिति, या हम बोल सकते प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड। और तीसरा और लास्ट क्या था, घर्षणी कलोम छिद्रों की उपस्थिति। तो हमने देखा कि जो नोटोकोड है, नोटोकोड, वो नोटोकोड क्या है, भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पर उपस्थित है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके नीचे, और आहरनाल की कहाँ पर है, ऊपर है। यही तो देखा था हमने, ठीक है। और जो प्रोटोकोडेट्स हैं उनमें तो ये जीवन भर उपस्थित थी, लेकिन जो उच्च कशेरुकी या जो वर्टिब्रेट्स है, ये उनमें किसमें चेंज हो रही थी, कशेरुक दंड में, जो किसका काम कर रही थी, सहारा प्रदान करने का। ठीक है। इसी प्रकार नर्व कोड के बारे में बताया, नर्व कोड की उत्पत्ति किससे हो रही थी, एक्टोडर्म से हो रही थी। स्थिति क्या थी, इसकी पोजीशन, मतलब ये कहाँ पर था, ये नोटोकोड के ऊपर था। ठीक है। और जो नर्व कोड है, जो कशेरुकियों का जो नर्व कोड है, उसमें जो गेंगलिया क्या होगा, अनुपस्थित होगा, गेंगलिया गुच्छिका अनुपस्थित होगी। लेकिन जो नॉन कोडेट है, उनका जो नर्व कोड है उसमें गेंगलिया गुच्छिका क्या होती है, उपस्थित। इसके अलावा हमने देखा कि घर्षणी कलोम छिद्रों की उपस्थिति। तीसरा हमने ये देखा, घर्षणी कलोम छिद्रों की उपस्थिति। तो देखो, जो उच्च कशेरुकी है, जो उच्च कशेरुकी, उनकी केवल जो भ्रूणीय अवस्था होती है, कौन सी अवस्था, जो भ्रूणीय अवस्था है, उसी में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। ठीक है। और वयस्क अवस्था में विलुप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वयस्क अवस्था में उनमें क्या बन जाएंगे, फेफड़े बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, फेफड़े बन जाएंगे। अब देखो, जो प्रोटोकोडेट्स और जो उच्च कशेरुकियों में जो पीसी जाती है, इनमें तो क्या होता है, ये जीवन भर उपस्थित होता है। और इसके अलावा जो बच गए, उनमें क्या होगा, वयस्क में ये क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, आगे चलते हैं स्लाइड। हाँ, अब देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोडेटा, मतलब जो कोडेटा है, इनके कुछ सामान्य लक्षण और है। वो तो 3 तो प्राथमिक लक्षण हो गए, इसके अलावा क्या है, कुछ लक्षण और हैं। तो वो क्या क्या है, तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट। अब देखो, हैबिटेट को बोलते हैं आवास। क्या बोलते हैं, आवास। हिंदी में क्या बोलते हैं, आवास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवास। और हैबिट को बोलते हैं स्वभाव। क्या बोलते हैं, स्वभाव। ठीक है। अब देखो, जो मतलब ये हुआ कि जो कोडेट्स प्राणी हैं, इनका आवास क्या होता है और इनका स्वभाव क्या होता है। तो देखो, आवास की बात करें, ठीक है, अगर इनके आवास की बात करें, तो इनका जो कोडेट्स प्राणी हैं, ये सभी प्रकार के आवासों में रहते हैं। ठीक है। ये सभी प्रकार के क्या रहते हैं, आवासों में रहते हैं। तो देखो, समझो कि देखो, इस जो कोडेट प्राणी हैं, ये कहाँ पर रह सकते हैं, ये जल में भी तो रह सकते हैं। कहाँ पर, जल में रह सकते हैं। ठीक है। ये स्थल पर भी रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, स्थल पे भी रहते हैं। और ये वायु में भी रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, वायु में भी रहते हैं। और अगर इनके स्वभाव की बात करें, तो ये कैसे होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मुक्त जीवी, मतलब ये कैसे रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है। अब देखो, दूसरा है बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब शरीर की संरचना। शरीर की संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर। अब देखो, जो जो कोर्डेट्स प्राणी हैं, जो कोर्डेट्स प्राणी, ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। कोर्डेट्स प्राणी कैसे हैं, बहुकोशिकीय। मतलब इनका जो शरीर होता है, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, इनके शरीर का निर्माण। कोर्डेट्स प्राणी है, कोई एक सिंगल सेल से तो बनता नहीं है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है। और वो कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेंगी, उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलेंगे और वो क्या बना लेंगे, अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, एक अंग तंत्र बनाएंगे। और ये एक अंग तंत्र किसका निर्माण कर लेगा, एक शरीर का। तो इनका जो ये जो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। ठीक है। और कैसे होते हैं,
द्विपार्श्व सममित कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है द्विपार्श्व सममित, इसका मतलब समझना कि द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है। कोई जीव है, उसके केंद्रीय अक्ष से मतलब उसके बीच में से गुजरती हुई किसी काल्पनिक रेखा द्वारा हम काटे तो वो क्या हो जाए, दो बराबर भागों में बंट जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपार्श्व सममित। जैसे बात करें मनुष्य की, मनुष्य को जैसे मेरे को अगर मैं बीच में से काटूं तो दो बराबर भागों में बट जाऊंगा, एक हाथ इधर होगा तो दूसरा हाथ इधर होगा, एक कान इधर होगा तो दूसरा कान इधर होगा, तो दो बराबर भागों में बट गया। तो मतलब ये हुआ कि द्विपार्श्व सममित क्या है कि किसी जीव को अगर केंद्रीय अक्ष से गुजरती हुई किसी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक बोल रहा हूँ वास्तव में नहीं काटना, समझाने के लिए, किसी काल्पनिक रेखा से हम क्या करें, काटे और वो दो बराबर भागों में बट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपार्श्व सममित। क्या बोलेंगे, द्विपार्श्व सममित। और जो कोऑर्डिनेट्स प्राणी है उनकी जो सममिति होती है वो कैसी होती है, द्विपार्श्व। कैसी होती है, द्विपार्श्व सममित। अब कुछ होते हैं जो असममित होते हैं, कैसे होते हैं, असममित। उनको केंद्र से गुजरती हुई किसी भी काल्पनिक रेखा से अगर हम काटे तो वो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ते। जैसे अमीबा है, ये अमीबा ऐसा होता है, अब इसको कौन से अक्ष से काटे जो दो बराबर भागों में बढ़ जाए, नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे हैं, द्विपार्श्व सममित। और देखो और हम कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम। अब देखो एक तो होता है प्रोटोस्टोम और एक होता है ड्यूटेरोस्टोम। हम कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोम। अब देखो जब हमारा परिवर्तन हो रहा होता है या डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एक ब्लास्टोपोर बनता है। तो क्या बनता है, ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर से पहले क्या बन जाए, मुख बन जाए, तो वो कैसे हो जाएंगे, प्रोटोस्टोम जीव। और अगर पहले किसका निर्माण हो, गुद्दा का निर्माण हो या एनस का निर्माण हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोम। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स का जो ब्लास्टोपोर होता है उससे पहले किसका निर्माण होता है, गुद्दा या एनस का। तो हम कैसे हो गए, ड्यूटेरोस्टोम। क्लियर यहाँ तक? तो देखो हमने देखा शारीरिक संरचना, तो शारीरिक संरचना में देखा कि जो कोऑर्डिनेट्स प्राणी हैं वो कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं, मतलब इनका शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर की है। इसके अलावा ये कैसे हैं, द्विपार्श्व सममित। कैसे हैं, द्विपार्श्व सममित। और द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या हुआ कि किसी काल्पनिक रेखा द्वारा अगर हम काटे, किसी काल्पनिक रेखा द्वारा किसी जीव को हम काटे तो यदि वो दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपार्श्व सममित। कैसे बोलेंगे, द्विपार्श्व सममित। और जो कोऑर्डिनेट्स प्राणी है, कोऑर्डिनेट्स में जैसे हम आ गए, ठीक है, पक्षी आ गए, ठीक है, और आ गई मछली आ गई, ये सारे के सारे कैसे हैं, द्विपार्श्व सममित। इनको अगर किसी काल्पनिक रेखा द्वारा काटे जो केंद्र से गुजरे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, उनमें भी क्या होगा, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि जो शारीरिक संरचना में देखा कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोम। कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोम। अब देखो जो मुख और गुद्दा है इसकी उत्पत्ति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोटोस्टोम होता है, दूसरा ड्यूटेरोस्टोम होता है। यदि ब्लास्टोपोर से पहले किसका निर्माण हो, मुख का निर्माण हो, तो उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोम। और यदि पहले किसका निर्माण हो, गुद्दा या एनस का निर्माण हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोम। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें ब्लास्टोपोर से पहले किसका निर्माण होता है, गुद्दा या एनस का निर्माण होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोम। क्लियर यहाँ तक? अब देखो स्केलेटन की बात करें, मतलब कंकाल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, कंकाल। कंकाल, अगर कंकाल की बात करें हम तो देखो जो इनका बाह्य कंकाल होता है कोऑर्डिनेट्स का, कौन सा कंकाल, जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल, ये बाह्य कंकाल, ये बाह्य कंकाल किसका बना होता है, उपास्थियों का। किसका बना होता है, उपास्थियों का बना होता है। ठीक है, और जो इनका अंतः कंकाल होता है, जो इनका अंतः कंकाल होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, वो बना होता है उपास्थि और अस्थियों का। उपास्थि व अस्थियों का बना होता है। ठीक है, तो कंकाल याद आ जाएगा। देखो इनका जो कंकाल है, जो बाह्य कंकाल है, ये तो उपास्थियों का बना है, और जो अंतः कंकाल है वो किसका बना हुआ है, उपास्थि और अस्थियों का। अब देखो लोकोमोशन, लोकोमोशन बोले तो, लोकोमोशन ऑर्गन बोले तो गमन अंग। क्या बोल सकते हैं हिंदी में, गमन अंग। क्या बोल सकते हैं, गमन अंग। अब देखो गमन अंग के द्वारा क्या करते हैं, कोई भी जीव हो वो क्या करता है, गमन, एक जगह से दूसरी जगह जाना है
तो किसकी सहायता से जाएगा? गमन अंगों की। जैसे बात करें हमारी, तो गमन अंग क्या होते हैं? हमारे पैर तो होते हैं, पैरों के द्वारा तो चलते हैं। तो देखो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं? 2 जोड़ी गमन अंग होते हैं। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी होते हैं, जिनमें से एक जोड़ी तो क्या होता है? जो हमारी धड़ है, धड़ इसके अग्र भाग में होता है, और एक जोड़ी कहाँ पर होती है? जो हमारी धड़ है इसके पश्च भाग में। तो याद रखना कि गमन अंग के रूप में कोऑर्डिनेट्स में क्या है? 2 जोड़ी क्या है? उपांग है, जिसमें से एक जोड़ी तो धड़ के अग्र भाग में और एक जोड़ी क्या है? धड़ के पश्च भाग में। जैसे हमारे हाथ और पैर हैं, ठीक है, तो हाथ क्या है? धड़ के अग्र भाग में है, ऊपर वाले भाग में, और जो पैर है वो धड़ के नीचे वाले भाग में। तो अग्र भाग में क्या हो गए? एक जोड़ी, और एक जोड़ी क्या हो गए? पश्च भाग में। क्लियर यहां तक? अब देखो न्यूट्रिशन, ठीक है, बात करें न्यूट्रिशन की, बात करें तो देखो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स इनमें क्या होता है? सुविकसित पाचन तंत्र होता है। क्या होता है? सुविकसित। इसका मतलब समझना, सुविकसित क्या होता है? पाचन तंत्र। क्या होता है? सुविकसित पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। अब सुविकसित पाचन तंत्र का मतलब ये हुआ, इसके पास क्या होगी? आहार नाल भी होगी। सुविकसित है तो आहार नाल होगी, और आहार नाल है तो इसकी आहार नाल में कितने छिद्र होंगे? 2 छिद्र होंगे, एक तो मुख होगा और दूसरा कौन सा होगा? एनस। सुविकसित आहार नाल वही होगी जिसमें क्या है? 2 छिद्र। एक छिद्र से क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा, दूसरे छिद्र से क्या करेगा? भोजन को क्या जो सॉरी अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। तो इनका जो पाचन तंत्र होता है वो कैसा होता है? सुविकसित होता है, जिसमें क्या होती है? एक सुविकसित आहार नाल होती है, जिसमें एक मुख होता है और एक गुद्दा होता है। साथ में ही क्या होता है? इनमें कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती है। जो सुविकसित आहार नाल होती है उसमें कुछ पाचक ग्रंथियां होती है। जो पाचक ग्रंथियां क्या करती है? कुछ पाचक रसों का या पाचक एंजाइमों का क्या करती है? स्त्रावण करती है, जो भोजन के पाचन में क्या होते हैं? सहायक। तो यहाँ पर क्या होती है? एक सुविकसित पाचन तंत्र होता है, जिसमें क्या होती है? पाचक ग्रंथियां भी होती है। क्या होती है? पाचक ग्रंथियां भी क्या होती है? उपस्थित। ठीक है, पाचक ग्रंथियां भी क्या होती है? उपस्थित। ठीक है, अब देखो अगला जो लक्षण है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन बोले तो श्वसन। रेस्पायरेशन बोले तो श्वसन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं श्वसन। श्वसन। अब देखो जो कोऑर्डिनेट्स प्राणी है, कोऑर्डिनेट्स प्राणी है, इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन, जो श्वसन होता है, एक सेकंड रुकना आप। जो श्वसन होता है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे बात करें मछली है, वो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। जैसे बात करें मेंढक एम्फीबियंस की बात करें, उनमें जो श्वसन होगा वो त्वचा के द्वारा भी होगा, ठीक है, वो मुख्य गुहा के द्वारा भी होगा और फेफड़ों के द्वारा भी होगा, ठीक है। तो देखो इनमें जो कोऑर्डिनेट्स है, इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? कलोम। किसके द्वारा होता है? कलोम, जिसको हम बोल सकते हैं गिल्स। क्या बोल सकते हैं? गिल्स। इसके अलावा किससे होता है? त्वचा से होता है। किससे होता है? त्वचा। किससे होगा? त्वचा से होगा। इसके अलावा किससे होगा? फेफड़ों से होगा। किससे होगा? फेफड़ों से। ठीक है, अब देखो अगला है सर्कुलेशन। क्या है? सर्कुलेशन बोले तो परिसंचरण। क्या होता है? परिसंचरण। सर्कुलेशन बोले तो परिसंचरण। और देखो परिसंचरण का मतलब क्या होता है? देखो ब्लड सर्कुलेशन होता है, या हम बोल सकते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण के द्वारा क्या होता है कि जो रक्त होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो अपने साथ कुछ पदार्थों को लेके जाएगा जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? काम के हैं या यूजफुल है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर देखो परिसंचरण की बात करें, परिसंचरण की, तो ये परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण। कौन सा होता है? खुला परिसंचरण। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। कौन सा होता है?
बंद परिसंचरण। कौन सा होता है? बंद परिसंचरण। अब देखो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? बंद परिसंचरण। कौन सा होता है? बंद परिसंचरण उपस्थित होता है, और ये क्या होता है इसमें? अनुपस्थित। और देखो जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बंद परिसंचरण। तो हमारे में जो है वो कौन सा है? बंद परिसंचरण है। और देखो जो हमारा जो हृदय होता है, हृदय जिसको हर्ट भी बोलते हैं, हर्ट, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये हृदय कहाँ पर होता है? अधर सतह पर। कहाँ पर होता है? हमारी जो देह गुहा है उसकी अधर सतह पर। देखो समझो, ये हमारी पीछे वाला जो है पृष्ठ सतह है, और जो आगे वाला है अधर सतह। तो जो आपकी जो कभी हार्ट बीट सुनता है, कभी बीमार होते हैं तो हार्ट बीट सुनते हैं तो कोई पीछे थोड़ी ना लगाते हैं, कमर के पीछे थोड़ी ना लगाते, सामने लगाते हैं। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हृदय है वो क्या है? अधर सतह पर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, जो हृदय होता है वो कहाँ पर होता है? अधर सतह पर। कहाँ पर होता है? अधर सतह पर। जो कोऑर्डिनेट्स का जो हृदय होता है वो कहाँ पर होता है? अधर सतह पर होता है। और इनका जो परिसंचरण होता है वो किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का। किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का। और देखो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स इनमें जो इनके जो शोषण वर्णक है, जो कोऑर्डिनेट्स है इनका जो शोषण वर्णक है, शोषण वर्णक, उस शोषण वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शोषण वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है उपस्थित? ये हमारी आरबीसी के अंदर। कहाँ पर होता है? हमारी आरबीसी के अंदर। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? सर लाल होता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 व CO2 का क्या करता है? परिवहन करता है। यही तो क्या करता है? O2 को लेके जाता है, CO2 को लेके जाता है। ये हमारे रक्त में क्या है? एक टेम्पू है जो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेके आ रहा है और CO2 को लेके जा रहा है। अब देखो लास्ट है रिप्रोडक्शन। देखो लास्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोले तो जनन। क्या बोले? जनन। अब देखो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उनमें जो जनन होता है वो कौन सा होता है? लैंगिक जनन। इनमें लैंगिक जनन होता है। मतलब लैंगिक जनन क्या होता है? इनमें उपस्थित होता है। और अलैंगिक जनन इनमें क्या होता है? अनुपस्थित। अलैंगिक जनन क्या होता है? इनमें अनुपस्थित। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित। ठीक है, और लैंगिक जनन क्या है? उपस्थित। क्लियर यहाँ तक? अगर बात करें परिवर्धन की, कि इनमें जो परिवर्तन होता है, जो भ्रूण का जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन किस प्रकार का होता है? वो परिवर्तन होता है प्रत्यक्ष प्रकार का। किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष प्रकार का। अब देखो जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष प्रकार का। कौन से प्रकार का? प्रत्यक्ष प्रकार का। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रकार का। कौन सा? अप्रत्यक्ष प्रकार का। जो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है उसमें जो लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था, वो क्या होती है? अनुपस्थित। लार्वा अवस्था क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और जो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है उसमें जो लार्वा अवस्था होती है वो क्या होती है? उपस्थित। वो क्या होती है? उपस्थित। तो देखो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स का जो मोस्टली कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उनका जो परिवर्तन है वो कैसा है? प्रत्यक्ष प्रकार का। कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष प्रकार का। कुछ कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष प्रकार का हो रहा है। जैसे बात करें एम्फीबिया है, उनमें क्या होता है? लार्वा बनता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अप्रत्यक्ष प्रकार के में तो क्या होगा? लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, मतलब लार्वा बनता है। और जिनमें प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है उसमें लार्वा क्या होता है? अनुपस्थित। ठीक है, क्लियर है? तो देखो आज हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स की कुछ जनरल बातें थी, कोऑर्डिनेट्स के कुछ प्राथमिक लक्षण थे और कुछ क्या थे? सामान्य लक्षण थे। उनके बारे में हमने देखा। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो।